नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो चलिए संधि क्या होते हैं उसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए, संधि किसे कहते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाते हैं, है ना। तो इसका सरल अर्थ ये है कि दो वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द बनेगा उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। और ये जो संधि है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि। ये जो पहला जो संधि है स्वर संधि, वो कैसे बनते हैं? वो दो स्वरों के मेल से बनते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो दो स्वरों के मेल से क्या बनते हैं? स्वर संधि होते हैं। ठीक है। और व्यंजन संधि कैसे बनते हैं? व्यंजन संधि के लिए एक व्यंजन चाहिए होगा, है ना। एक जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा और दूसरा वर्ण क्या होगा? वो व्यंजन या तो स्वर, इन दोनों में से कोई एक वर्ण होंगे। ठीक है। और जो विसर्ग संधि है उसमें क्या होंगे? पहला जो वर्ण होगा वो विसर्ग होगा और दूसरा जो वर्ण होगा वो व्यंजन या तो फिर स्वर होंगे। ठीक है। तो आप सबको ये पता लग गया कि संधि किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे संधि बनते हैं, है ना। तो इसका जो पहला जो संधि है स्वर संधि, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्वर संधि क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिख के भी रखा है कि जब दो स्वरों का मेल होता है तब वह क्या कहलाते हैं? वो स्वर संधि कही जाती है। ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे होते हैं इन दोनों का मेल, है ना। आप देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण है कि हरि और ईशः, इन दोनों के मेल से एक नया शब्द क्या हुआ है? बना है। वो क्या है? हरीशः। ठीक है। तो संधि में क्या होंगे? दो शब्द होना जरूरी है और उन दोनों के शब्दों के मेल होंगे, वर्णों के मेल होंगे। और कौन से वर्णों के मेल होंगे? ये जो पहला जो शब्द होते हैं ना, वो पहले शब्द को कहते हैं पूर्व पद। ठीक है। पहले शब्द को कहेंगे हम लोग पूर्व पद और जो दूसरा जो शब्द होगा उसको हम कहेंगे उत्तर पद। ठीक है। तो ये पूर्व पद को अगर आप लोग वर्ण विच्छेद करेंगे, मैंने यहाँ पे करके रखा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हरि जो शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद करने के बाद जो लास्ट में जो वर्ण आया है वो क्या है? वो छोटी ई है ना। और जो ईशः जो शब्द है, जो उत्तर पद का जो ये शब्द है, इसको अगर हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसका जो पहला है ना, उसका जो पहला वर्ण है वो है बड़ी ई। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे क्या है? बड़ी ई। तो अभी संधि कहाँ पे होंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब संधि कहाँ पे होंगे, कौन से दो ऐसे वर्ण होंगे जो दो वर्ण मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला वर्ण होगा पूर्व पद का ये अंतिम वर्ण। ठीक है। और दूसरा होगा ये जो उत्तर पद है, उत्तर पद का पहला वर्ण। इन दोनों में क्या होंगे? संधि होंगे। और संधि होके क्या होगा? एक नया क्या बनेगा? एक नया वर्ण बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलके एक नया वर्ण बना रहे हैं। कौन सा? बड़ी ई का। ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? इन दोनों के जगह पे जो हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया है, इन दोनों के जगह पे क्या आ जाएंगे? ये बड़ी ई आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये र के बाद ये छोटी ई नहीं रहेंगे, ये र के बाद जो इन दोनों को मिला के जो बड़ी ई बना है वो लगेंगे। और आप लोगों को पता है र में हलंत है और फिर क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। तो इसका मतलब क्या है? र में बड़ी ई की मात्रा लगेंगे, है ना। ये आप लोगों ने वर्ण विच्छेद में पढ़ा है। तो अभी क्या होगा? जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? ह, र में बड़ी ई की मात्रा और शह। ठीक है। बाकी जो शब्द रहेंगे, बाकी जो वर्ण रहेंगे वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। सिर्फ कहाँ परिवर्तन होगा?
पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण होगा, उन दोनों में संधि होंगे और वो दोनों पद जो है वो दोनों गायब हो जाके वहाँ पे एक नया वर्ण आएंगे, ठीक है। और उसी वर्ण को लेके हम लोग क्या करेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हुआ है हरि प्लस ईशः हरीशः, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो स्वर संधि होते हैं वो उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। और स्वर संधि के 7 प्रकार होते हैं। वो क्या क्या है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ठीक है। ये जो 7 जो संधि है, इन 7 संधियों को मैं आप लोगों को समझाऊंगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद जो अलग अलग वीडियोस आएंगे उसमें मैं दूसरा ये सब जो पूरा जो लिस्ट है 7 के 7 संधियों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग देखना जरूर। पर आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में, ठीक है। हम लोग दीर्घ संधि के बारे में, जो प्रथम संधि है दीर्घ संधि, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, दीर्घ संधि क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। और दीर्घ संधि क्या है, स्वर संधि का एक भाग है। अभी देखिए दीर्घ संधि क्या है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर तो क्या होंगे पूर्व पद में। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने लिखा है, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर। वर्णमाला के जो वीडियो है उसमें मैंने ह्रस्व किसको कहते हैं, दीर्घ किसको कहते हैं, वो सब मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, वो देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर होगा पूर्व पद में, और उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप अगर होता है उत्तर पद में, तो जो नया जो वर्ण बनेंगे वो क्या बनेंगे, उसी स्वर का दीर्घ रूप, ठीक है। इसको इजीली हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है अ और आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ, है ना, री, ए और ऐ, ओ और औ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ और आ एक ही परिवार का है, अगर हम लोग मान ले तो ये दोनों क्या है, इसको अगर हम लोग क्या माने, एक परिवार के लोग माने, क्योंकि ये दोनों प्रोनाउंसिएशन या फिर दिखने में भी एक जैसे है ना। छोटी ई और बड़ी ई क्या है, वो भी एक ही परिवार के अगर माने तो, और इन तीनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक ही परिवार के लोग मान लेते हैं। अ और आ एक परिवार के, छोटी ई और बड़ी ई एक परिवार के, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ दूसरे एक परिवार के, ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। तो अभी क्या होगा, जैसे हम लोग संधि करेंगे दीर्घ संधि, तो उसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद में यहाँ पे देखिए मैंने दिया है, पूर्व पद में अगर अ हो, ठीक है, और उत्तर पद में भी अगर अ हो, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों के मेल से कौन से नए वर्ण बनेंगे, वो बनेंगे आ, ठीक है। उसी तरह से अगर पूर्व पद में अ हो और उत्तर पद में अगर आ हो, ठीक है, अ नहीं आ हो, तो फिर भी क्या होंगे यहाँ पे आ ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा वर्ण नहीं बनेगा। अगर पूर्व पद अ है और दूसरा पद अगर आ है, फिर भी आ ही आएंगे। और अगर पूर्व पद आ है, पूर्व पद क्या है, आ है, और दूसरा जो उत्तर पद है वो अगर अ है, तो फिर भी आ ही आएंगे। और अगर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आ है, फिर भी आ आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक परिवार के हैं, तो ये जो एक परिवार के हैं, इन दोनों के बीच में जब भी क्या होंगे, जब भी संधि होंगे, तो हमेशा क्या होगा, घर के जो बड़े हैं वही आएंगे, है ना। तो अ और आ का जो ये अगर हम लोग मान ले कि एक घर के मेंबर है, तो इसका बड़ा कौन है, बड़ा है आ। तो इसी वजह से घर के मतलब कुछ भी हो, अ और अ हो या फिर आ और आ हो, कोई भी स्वर के मेल हो, है ना, इन दोनों के बीच में से, तब भी क्या होंगे, हमेशा बड़ा जो है घर के वही आएंगे। तो इसीलिए बड़ा है, दीर्घ है, इसीलिए इसको कौन सी संधि कही जाती है, दीर्घ संधि कही जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, अगर इस तरह के
स्वरों का मेल होता है तो हमेशा हम लोगों को क्या करना है, बड़ी जो है उसको बड़ी ई हो गए, बड़ी ऊ हो गए, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे बिठाना है। ठीक है, तो ये अगर उदाहरण से हम लोग जानने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग देखिए, यहाँ पे पहला उदाहरण है मुर प्लस अरी ही मुरारी ही है। तो कैसे बना मुरारी ही? मुर और अरी। मुर को अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? मूर का वर्ण विच्छेद होगा म, है ना। हलन क्या होगा? छोटी ऊ। फिर क्या होगा? र, हलंत अ होगा, है ना। तो लास्ट में क्या है? अ है। ठीक है, लास्ट में अ है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अरी ही का अगर वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? अ और क्या होगा? र, हलन क्या होगा? छोटी ई, है ना। तो आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने इसको वर्ण विच्छेद किया तो वर्ण विच्छेद करने के बाद जो पूर्व पद है मुर, पूर्व पद क्या है? मुर। तो मुर का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अ। और जो उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? वो भी अ है। तो मैंने बताया था अ और अ, घर के कोई भी मेंबर हो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे बड़ा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे अ प्लस अ इक्वल टू क्या होगा? वो आ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अ और अ दोनों हट जाएंगे यहाँ से, है ना, वो दोनों गायब हो जाएंगे और उसके जगह पे कौन आएगा? आ आएगा। और र में आ की मात्रा लगे तो क्या होगा? रा हो जाएगा। तो इसीलिए मुरारी ही यहाँ पे शब्द बना। समझ में आ गया आप लोगों को? तो उसी तरह से क्या है, यहाँ पे देखिए परम और आनंद। परम और आनंद आप लोग देखिए, मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके समझाया ताकि आप लोग अच्छे से समझे। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर कोई मतलब एक शब्द का, हर कोई शब्द का आप लोग वर्ण विच्छेद करें, कोई ज़रूरत नहीं, मन में कर लीजिए आप लोग। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। मन में कैसे करेंगे? अभी देखिए, यहाँ जो पूर्व पद है परम और आनंद का जो पूर्व पद है म, इसमें क्या है? म में कोई भी मात्रा नहीं है। तो मैंने बताया था आप लोगों को जब भी कोई व्यंजन में कोई भी मात्रा ना लगे तो वहाँ पे क्या है? अ होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं अ, है ना। और देखिए दूसरा पद क्या है? आनंद। आनंद का क्या है? आ है। ठीक है, पूर्व पद का पहला उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होगा? आ होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आ। तो अ और आ मिलके क्या बनेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो भी क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया? परमानंद, है ना। म में क्या हो जाएगा? आ की मात्रा आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे क्या बनेगा? परमानंद बनेगा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से देखिए विद्या अर्थी। ठीक है, विद्या अर्थी क्या बनेंगे? विद्या जो शब्द है इसमें लास्ट में क्या है? या है। और या मतलब य में आ की मात्रा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? आ होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग आ। और फिर अर्थी का जो पहला वर्ण है वो क्या है? वो अ है ना। और आ और अ दोनों के मेल से क्या बनेंगे? आ ही बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए विद्या और अर्थी दोनों को मिला के क्या होगा? विद्यार्थी बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से महाआशय में भी क्या है? महा में आ है। क्यों? ह में आ की मात्रा है तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और आशय में क्या है? आशय जो शब्द है यहाँ पे जो प्रथम जो वर्ण है वो क्या है? वो भी आ है। ठीक है, तो इसीलिए आ प्लस आ क्या है? आ है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा यहाँ पे? महा प्लस आशय, वो कौन से वर्ण शब्द बनेंगे? महाशय। ठीक है, समझ में आया? तो ये था सिर्फ अ के बारे में, अ और आ के बारे में। ठीक है, ये कौन से फैमिली के बारे में थे? जो फर्स्ट फैमिली है उसके बारे में। अभी चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट फैमिली होंगे, कौन से? छोटी ई और बड़ी ई के फैमिली के तरफ। वहाँ पे भी क्या होगा? देखिए यहाँ पे
घर के बड़े ही आएंगे तो छोटी ई दो हो, दो को मिला के भी बड़ी ई बनेंगे। एक छोटी ई एक बड़ी ई होंगे तो भी बड़ी ई आएंगे। दोनों बड़ी ई होंगे तब भी क्या होंगे, वहाँ पे बड़ी ई ही आएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए मुनि प्लस इंद्रः। तो वर्ण विच्छेद करना तो आप लोगों ने सीख गया है। तो मुनि में क्या होगा, जो अंतिम वर्ण होगा तो वो क्या होंगे, वो होंगे छोटी ई, है ना। यहाँ पे न में छोटी ई की मात्रा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएंगे, छोटी ई प्लस क्या होंगे। और दूसरा जो उत्तरपद जो है यहाँ पे इंद्रः है, तो इंद्रः का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो दो छोटी ई को मिला के कौन से वर्ण बनते हैं, बड़ी ई। कौन से वर्ण बनते हैं, बड़ी ई। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुनीन्द्रः न में क्या हो जाएंगे, न में बड़ी ई की मात्रा लग जाएंगे। वहाँ पे छोटी ई और छोटी ई दोनों हट जाएंगे, वहाँ पे बड़ी ई आ जाएंगे, तो न में बड़ी ई की मात्रा लगेंगे और इसी वजह से वो नया शब्द क्या बनेंगे, मुनीन्द्रः। ठीक है। एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, संधि होने के लिए दो शब्दों की भी ज़रूरत होते हैं ना, दो शब्दों की ही ज़रूरत होते हैं, नहीं तो वो बनेंगी नहीं। दो शब्द में जो दो वर्ण होंगे उसमें मेल होंगे, और जो वो दो शब्द होगा जैसे मुनि और इंद्र है ना, वो दो जो शब्द है दोनों का क्या होगा, मीनिंग होगा अलग अलग। ठीक है। मुनि तो आप लोगों को पता है, मुनि क्या होते हैं, मुनि होते हैं जो तपस्वी होते हैं, जो ऋषि होते हैं उनको कहते हैं। और इंद्र कौन है, जो देवता है, देवता के जो राजा है वो उनको क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं, है ना। और उन दोनों को मिला के एक नया शब्द बना मुनीन्द्रः। ठीक है। और सिर्फ अयादि संधि में इस तरह के मीनिंग नहीं होते हैं, पर बाकी सभी संधि में क्या होंगे, हर एक शब्द का मीनिंग होगा, बिना मीनिंग के क्या नहीं होंगे, संधि नहीं बनेंगे। ठीक है। इन बातों का आप लोग ध्यान रखना। उसी तरह से क्या है, कपि ईशः। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, कपि का मतलब होता है बंदर, ईशः का मतलब होता है ईश्वर। तो कपिशः मतलब क्या कहा गया है, जो बंदरों का ईश्वर ऐसा कहा गया है ना, मतलब बंदरों को यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे कपि ईशः जो शब्द है वहाँ पे ये देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या होंगे, यहाँ पे छोटी ई होंगे, है ना। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे छोटी ई, और फिर जो उत्तर पद है, उत्तर पद के यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है ना। तो हम लोगों ने लिख दिया बड़ी ई, और दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे बड़ी ई, और दोनों को हटा के हम लोग उस जगह पे क्या लिखेंगे, बड़ी ई लिखेंगे। तो कपि ईशः कपिशः, है ना, प में बड़ी ई की मात्रा आ जाएंगे। उसी तरह से मही प्लस इंद्रः क्या हो जाएंगे, महींद्रः, है ना। मही में क्या है, पूर्व पद में बड़ी ई है, ठीक है, और उत्तर पद में क्या है, छोटी ई है, और दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे, घर के बड़े आ जाएंगे, मतलब बड़ी ई आ जाएंगे, और क्या होगा, महींद्रः होगा। रजनी प्लस ईशः, ये जो शब्द है यहाँ पे क्या है, रजनी में जो पूर्व पद है उसमें बड़ी ई है, और उत्तर पद जो है वहाँ पे भी बड़ी ई है, और दोनों को मिला के क्या होंगे, तब भी क्या होगा, बड़ी ई ही आएंगे। समझ में आया। तो अगर बड़ी ई आता है तो पूरा शब्द क्या बनेगा, रजनीशः। ठीक है। फिर चलते हैं जो ऊ जो है, ऊ फैमिली के तरफ जाते हैं, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एज इट इज़ वही होंगे, रूल्स जो है वो उसी तरह के होंगे। यहाँ पे देखिए गुरु उपदेशः, है ना, गुरु में क्या है, गुरु में है र में देखिए छोटी ऊ की मात्रा है ना, और दूसरा जो उत्तर पद है वहाँ पे भी छोटी ऊ की मात्रा है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएंगे, देखिए बड़ी ऊ आ जाएंगे, है ना, वहाँ पे क्या आ जाएंगे, बड़ी ऊ आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर बड़ी ऊ आया है तो गुरु में क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे तो छोटी ऊ थे, पर यहाँ पे जब हम लोगों ने दोनों को मिला के जो नया शब्द बनाया वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है।
ठीक है। उसी तरह से लघु प्लस उर्मी ही, लघु में भी छोटी ऊ है और उर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो दोनों को मिला के भी क्या होंगे, बड़ी ऊ होंगे, और लघुर्मी में घ के नीचे जो मात्रा लगी हुई है वो बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है। उसी तरह से जो है बधु प्लस उत्सवः, बधु प्लस उत्सवः, पहला पद जो है प्रथम पद में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, और जो उत्तर पद है, उत्तर पद में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, तब भी क्या बनेंगे, बड़ी ऊ बनेंगे, और बड़ी ऊ बनने के बाद धा के नीचे क्या आ जाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएंगे। ये देखिए बड़ी ऊ की मात्रा आ गए। फिर भू प्लस ऊर्ध्वम जो शब्द है ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे दोनों ही क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो दोनों बड़ी ऊ की मात्रा बन के क्या हो जाएंगे, घर के बड़े आएंगे तो कौन आएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा ही आएंगे दोनों के स्थान पे, है ना। और फिर क्या हो जाएंगे, भूर्धम, भा के नीचे जो ऊ है वो बड़ी ऊ आ जाएंगे, है ना। समझ में आया। तो ये थे दीर्घ संधि, ठीक है, ये थे दीर्घ संधि जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो मैंने अभी पढ़ा है इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।